चलो हेलो बच्चों। तो अब हम लोग इस कहानी का अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। अब बैल मर गया, उसकी पत्नी अब कोस रही है कि भाई कैसा बैल दे दिया मुझे। आगे सुनते हैं। आप लोग भी बुक खोल के रखे और उसमें पढ़ते जाइए, है ना। इस घटना को हुई कई महीने बीत गए। अब कुछ महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल की दाम मांगती तब साहू और साहूआन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया। इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। अब चूंकि वो उधार बैल खरीदा था, अब वो पैसा मांग रहा है। कौन? अलगू। किससे? साहू से। तो साहू और साहूआइन उसकी पत्नी दोनों गाली गलौज करने लगे कि भाई तुम मरा हुआ बैल दिए थे, हमारा सारा चोरी हो गया, जो भी कमाया हुआ पैसा था, और पैसा मांगने आए हो। ऐसा उसने बोला, मतलब उसको पैसा देने का मन नहीं था। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। चौधरी के अशुभ चिंतक मतलब उसका दुश्मन, ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी की बर्राने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपयों से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। मतलब बैल का कीमत कितना था? 150। उस जमाने में बहुत बड़ी कीमत थी वो। एक बार वह भी गरम पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। अब इस पे क्या आता है ना, वो डंडा वगैरह निकाल दिया कि भाई इसको मारेंगे, पैसा मांगने गया तो। प्रश्न उत्तर होते होते हाथ पाई की नौबत आ पहुंची। कभी कभी होता है ना कि गांव में देखना बहस हो रहा है, फिर लाठी डंडा निकालता है, मारने लगता है, मारो इसको, राइट। तो वैसा ही होने लगा वहां पे। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिया। अब सहुआइन जाके जो है किवाड़ लगा लिया। शोरगुल सुनकर गांव वालों ने परामर्श दिया कि इस तरह सिर फुटौबल से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। अब गांव वाला समझाया कि भाई देखो, ऐसे तू मैं मत करो, सरपंच बनाओ, पंचायत बैठाओ, और उसमें जो फैसला होगा वो हो जाएगा। तो साहू जी और अलगू दोनों हामी भर दिया, मतलब दोनों हाँ बोले कि हाँ ठीक है, पंचायत कराओ। पंचायत की तैयारियां होने लगी। पंचायत की तैयारी हो रही है। तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। अब तीसरा दिन पंचायत बैठा उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे खाला की फैसला हुई थी। वही संध्या का समय था, शाम का समय था। पंचायत बैठ गई। रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अब जो है अलगू चौधरी से पूछ रहा है राम रामधनी, राइट, रामधन, कि भाई बताओ कौन पंच रहेगा। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। अब अलगू बोल रहे कि हम क्या बोले, जो साहू है वही चुन ले कौन रहेगा पंच। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले। समझू जो साहू थे वो खड़ा हुए और बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। और जो साहू था वो तो बड़ा चालाक था, वो सोचा कि अब जुम्मन को हम चुन लेंगे, क्योंकि जुम्मन को फैसला दिया था कौन? अलगू ने, खाला वाला जो मैटर था उसमें। तो शाहू ने सोचा कि अगर हम जुम्मन को बना देंगे पंच तो जुम्मन उससे दुश्मनी निकालेगा और फिर हमारे फेवर में, हमारे तरफ, हमारी मतलब मेरे तरफ फैसला दे देगा। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। अब जैसे ही नाम आया कि जुम्मन रहेगा मेरे तरफ से, तो अलगू को लगा धक 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 कर रहा है कि भाई अब उसको हम फैसला दिए थे, अब वो हमारे विरोध में फैसला दे देगा। और डर गया। कौन? अलगू चौधरी डर गया। रामधन अलगू के मित्र थे। रामधन जो था वो अलगू चौधरी का मित्र थे। वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। और जो रामधन था वो सोचा कि चलो, मतलब पंचायत में ऐसा होता है कि तुम दोनों तरह से लोग तैयार रहेंगे कि हाँ ये मेरा पंच है। दोनों तरफ से लोग अगर बोलते हैं पंच मानेंगे तभी उसको पंच रखा जाएगा। तो जुम्मन अपने तरफ से बोल दिया, सॉरी साहू अपने तरफ से बोल दिया कि जुम्मन मेरा पंच रहेगा। तो जो रामधन था उसको भी डर लग रहा था कि वो जुम्मन तो उसका भाई विरोध में फैसला देगा, तो चलो एक बहाना से उसको हटा देते हैं। तो ऐसा भाव रख करके पूछता है किससे? चौधरी से, कि तुम ठीक हो, मतलब जुम्मन ठीक है पंच के रूप में? तो बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।
अपने उत्तरदायित्व को ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। जुम्मन को जैसे ही हुआ कि अब हम सरपंच हैं, तो जैसे ही वो सरपंच बना तो उसके मन में वो सब कुछ भूल गया कि मेरा जो अलगू है वो दोस्त है कि दुश्मन है, कुछ नहीं। उसके अंदर एक अलग तरह का भाव आ गया कि मैं एक सरपंच हूँ, और मतलब उसके अंदर एक ईश्वर की बात हो गया। और वो जो बोलेगा वो एकदम जो धर्म के हिसाब से, मतलब जो सत्य है, राइट, जो सही है वही बोलेगा, ऐसा उसके अंदर भाव आ गया। ठीक है, अब आगे क्या था? उसने सोचा, किसने? जुम्मन ने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मतलब इस समय मैं कोई दोस्त ना हूँ न दुश्मन हूँ, मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ जहाँ से मैं न्याय दूंगा, राइट, और ये सबसे बड़ा आसन है, राइट। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा, मतलब मैं जो भी फैसला दूंगा वह देववाणी के सदृश है, मतलब वो भगवान का वाणी होगा। और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं है। और उसने अपने मन में ये संकल्प किया कि मुझे जो सत्य है वही बोलना है, उससे डरना नहीं है, उससे टलना जौ भर भी। जौ भर मतलब जौ, देखो छोटा सा गेहूं जैसा जौ होता है ना, उतना सा भी हमको पीछे नहीं हटना, मतलब एकदम जो सत्य है वही रखना है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू किए, पंच प्रश्न करना शुरू किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। जुम्मन अब फैसला सुना रहा है। क्या? अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। जब बैल खरीदे थे उस समय कोई बीमारी था? नहीं था। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह करते। मतलब तुम जब बैल लिया था उस समय बैल ठीक था, उस समय अगर ही पैसा दे दिया होता तो आज तुम्हारा बैल मर गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। अब बैल इसलिए मर गया कि उससे काम बहुत ज़्यादा लिया गया, कठिन परिश्रम कराया गया और उसको खाना पानी भी अच्छा से नहीं मिला। तो इसमें अलगू का क्या गलती है? उसका तो बैल वो बेचा था, उसको पैसा मिलना चाहिए। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए। अब जो रामधन मिश्र है वो बोलता है कि उसने जानबूझ के मारा है, राइट, इसलिए उससे दंड लगे। पैसा बैल का कीमत तो लगेगा ही, लेकिन उसने बैल को जानबूझ के मारा है, पाप किया है, तो उसका दंड उसको देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। अब झगड़ू साहू एक थे, उसने बोला कि समझू जो साहू था कि भाई इसको थोड़ा और रियायत होनी चाहिए। रियायत मतलब थोड़ा सा और कम सजा देना चाहिए। जुम्मन बोलता है, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। मतलब जुम्मन बोला कि अलगू चौधरी है कि वो पूरा पैसा लेना चाहता है कि कम लेना चाहता है। अलगू चौधरी फूले न समाये। अलगू चौधरी पूरा खुश हो गया, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। अलगू बोलता है पंच परमेश्वर की जय, तो जितने सारे लोग थे सब बोलते हैं पंच परमेश्वर की जय, राइट। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि भाई जब हम सरपंच बनते हैं तो वो भगवान के रूप में फिर वो हो जाता है। इंसान के बस की बात नहीं है कि वो सत्य बोल सके, राइट, उसके अंदर ईश्वर चला जाता है, तभी वो जो है सही बात बोल सकता है। इसीलिए बोला गया है कि पंच में परमेश्वर होता है। मतलब जो पंच होते हैं, जो सरपंच बनते हैं, जो फैसला सुनाने के लिए बैठते हैं, उसके अंदर भगवान आ जाते हैं और भगवान वो बोलते हैं, क्योंकि उसे सत्य बोलना होता है। भगवान गलत कभी नहीं करते, ठीक है। इसीलिए बोला गया है पंच में परमेश्वर होते हैं। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गए
और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज तुम्हें मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन, न्याय के सिवा और उसे कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जवान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस जल से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। मतलब जुम्मन फिर बोला अलगू से कि देखो, जो पिछले बार तुमने फैसला दिया था उसके बाद मैं मतलब पूरा गुस्सा में था और मुझे लगा था कि मैं तुमसे ये लूँगा, जो है विरोध में तुमसे ये बदला लूँगा। लेकिन जब मैं सरपंच के पद पे जब बैठा, न्याय की कुर्सी पे जब बैठा, तो मैं सब कुछ भूल गया। इसलिए तुमने जो उस समय फैसला दिए थे वो ईश्वर का फैसला था। इसलिए चलो हम लोग फिर से मिलकर दोस्ती करते हैं और अपनी मित्रता को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से फिर मित्रता की मुरझाई हुई लता, पेड़ पौधा होता है ना, उसे मुरझा जाता है पानी नहीं दोगे, तो उसी तरह से उन दोनों का जो दोस्ती था वो मुरझा गया था, तो उसको फिर से हरी हो गई। मतलब फिर से उसमें दोनों के बीच में बातचीत होने लगे और मित्रता हो गई। तो ये कहानी को किन्होंने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। और मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है भारत में। कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र का जन्म, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ठीक है, लमही नामक गांव में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक, इनकी लिखित 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संग्रहित है। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है, मतलब कथा का, कहानी का सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। और मानसरोवर नाम से पुस्तक है जिसमें इनके लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हुई है। तो इस तरह से जो है कहानी समाप्त होते हैं और इसके हम लोग कुछ अध्याय में जो बातें सीखने को मिलेगा वो हम लोग करते हैं। मुहावरे तथा उनके अर्थ। मुहावरा बच्चों आप लोग को याद करना है, याद करोगे ना? प्रॉमिस करो, पक्का? ठीक है। मौत से लड़कर आना, मौत से लड़कर आना, किसी बड़े खतरे से बाहर आना। कहता है ना कि मौत से लड़कर बाहर आ गया, मतलब बहुत मुसीबत था, उससे बाहर निकल गया। राह निकालना, समाधान ढूंढना, है ना। कन्नी काटना, किसी कार से बचने का प्रयास करना। जैसे आपको घर में कोई बोले कि बाबू ये काम कर दो, मैया ये काम कर दो, तुम नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसको क्या बोले? बहाना बनाना, कन्नी काटना। सन्नाटे में आना, हतप्रभ रह जाना, मतलब कि एकदम से शौक जाना। जैसे तुमको अगर कोई बोले कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गया, तो तुम क्या हो जाओगे? एकदम सन्नाटा हो जाएगा ना, वही। जड़ का हिलना, नींव का कमजोर होना, नींव का कमजोर होना, मतलब कि जैसे मान लो वहाँ एक पेड़ है, राइट, और पेड़ को, छोटा सा पौधा पेड़ है, उसको किसी ने जड़ को ऐसे जड़ से हिला दिया, राइट, तो उसका जो नींव है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा ना। हाँ, बात ताड़ना, अनुमान लगाना, मतलब अनुमान लगाना। रात दिन का रोना, प्रतिदिन का कष्ट, मतलब रात दिन रो रहा है, मतलब पूरा हर दिन वो कष्ट में है। आनंद से फूल उठना, प्रसन्न होना। हथौड़े की तरह चोट करना, कष्टकारी बात कहना। कहो ना हथौड़ा की तरह वो चोट करता है, मतलब बहुत कष्टदायक बात बोलता है। दूध का दूध और पानी का पानी, उचित निर्णय करना, मतलब जो सही है वो करना। दूध का दूध और पानी का पानी। चैन की बंसी बजाना, सुखपूर्वक समय बिताना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुखपूर्वक समय बिताना। राह भूलना, भटक जाना। राह भूलना मतलब भटक जाना। तो बच्चों याद होगा ना? बताइए हाँ या ना, बोलिए। याद कर लेंगे मुहावरा से भी? हाँ, यस, हाँ, धन्यवाद। और एक चाणक्य सूत्राणि, इसका क्या है? आपत्सु स्नेह संयुक्तम मित्रम। इसको याद कर लीजिएगा। आपत्सु स्नेह संयुक्तम मित्रम। विपत्ति में स्नेह रखने वाले लोग ही मित्र कहलाते हैं। मतलब आपका अगर समय गलत चल रहा है, आपका समय बुरा चल रहा है आपका, और आपको प्रति प्यार रख रहा है, प्रेम रख रहा है, स्नेह रख रहा है, राइट, उसी को मित्र कहते हैं। ठीक है, आपत्सु स्नेह संयुक्तम मित्रम। ठीक है।
अब एक शिक्षण संकेत है, छात्रों को ग्राम स्तर पर प्रचलित न्याय व्यवस्था से परिचित करवाइए तथा पाठ से संबंधित गतिविधियों कराते हुए शिक्षण कार्य कीजिए। मतलब कि गांव में जैसे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्याएं आती है, तो उसको कैसे न्याय दिया जाता है, कैसे फैसला होता है, उसके बारे में बताना है। तो उसके लिए आप जिस पंचायत में आते हैं वहाँ एक पंचायत होती है। पंचायती एक राज्य व्यवस्था है जिसमें पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, और आपके पास अगर कोई समस्या है तो सरपंच के पास आप जाते हैं, सरपंच को आप बोलते हैं तो वो आपकी समस्या को लिखता है, और जिसके बारे में आप बोला है उसको भी बताएगा, और फिर एक बैठेगा, और 5 पंच होते हैं, वो बैठते हैं, और बैठ करके दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और फिर वो फैसला देते हैं। इस तरह से हमारे गांव में भी पंचायत स्तर पे फैसला होती है। चलिए, अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रश्न उत्तर अभ्यास कर। अब हमें क्या करना है होगा, अभ्यास करना है मौखिक रूप से, आपको जवाब देना। मौखिक मतलब बोलकर। चलिए जवाब दीजिएगा सभी। जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी, बताइए। जुम्मन शेख का जो दोस्ती था सबसे बढ़िया किसके साथ था? अलगू चौधरी। क्या था बच्चों, बोलो, अलगू चौधरी। ठीक है। दूसरा, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था? बढ़िया था या खराब था? खराब हो गया था। खाला ने किसको पंच बनाया था? खाला किसको पंच बनाया? अलगू चौधरी को बनाई। अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को किस बात का पूरा विश्वास था? अलगू जब पंच बना तो जुम्मन को क्या लग रहा था, बताइए। जुम्मन को क्या लग रहा था? जुम्मन को तो ये लग रहा था ना कि मैं तो जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरा दोस्त पंच है और मेरा दोस्त तो मेरे तरफ ही फैसला देगा। तो वो खुश था कि मैं जीत जाऊंगा, जो फैसला होगा मेरे तरफ आएगा। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया? अलगू जो था वो किसके पक्ष में फैसला सुनाया? खाला के पक्ष में। किसके पक्ष में? खाला के पक्ष में। वेरी नाइस। अब है लिखित रूप, है ना। लिखित रूप में मतलब आपको प्रश्न उत्तर करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो बाबू, अति लघु 3 तरह का चीज होता है। एक होता है लघु, एक होता है अति लघु, और एक होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, मतलब लंबा लिखना। लघु मतलब हुआ छोटा, और अति लघु मतलब हो गया बहुत छोटा। समझ रहे हो बात? तो अति लघु के मतलब हुआ एक सेंटेंस में लिख दो, एक वाक्य में आंसर दे दो। लघु मतलब हुआ 3-4 वाक्य में आंसर दो, और दीर्घ में हो गया 10 वाक्यों में आंसर, मतलब उत्तर दें। तो देखो अभी आपका क्या है, अति लघु मतलब एक शब्द या एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1-2 वाक्यों में पाठ के आधार पर लिखिए, मतलब 1 या 2 वाक्य में आपको देना है। पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन है? तो आंसर में क्या लिखेंगे? पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। हो गया। हज करने कौन गया था? हज करने कौन गया था बताओ? जुम्मन गया था, तो हज करने जुम्मन गया था। मित्रता का मूल मंत्र क्या है? मित्रता का मूल मंत्र क्या है? तो मित्रता का मूल मंत्र है स्वभाव को मिलना। किसका मिलना? स्वभाव को मिलना। जो देखो शुरुआत में ये वाला था, ये शुरू में हम लोग पढ़े थे ना, मित्रता का मूल मंत्र क्या है, ये आपको बताता हूँ। यस, मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। क्या? उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। तो अब प्रश्न आया कि मित्रता का मूल मंत्र क्या है? तो आंसर क्या होगा? मित्रता का मूल मंत्र विचार मिलना है। ठीक है। मित्रता का मूल मंत्र स्वभाव मिलना है, विचार मिलना है। समझ गए बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी हो गया। पंचों ने समझू के पक्ष में क्या निर्णय सुनाया? पंचों ने समझू, जो वो साहू था ना, साहू के पक्ष में क्या सुनाया कि बैल का जो कीमत था वो अलगू को लौटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचों ने समझू के पक्ष में यह निर्णय लिया कि समझू को बैल का कीमत अलगू को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। पंच में किसका वास होता है? पंच में परमेश्वर का वास होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न का उत्तर दे दिए। आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है।
पाठ से आगे, अब आगे सोचते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब 4 से 5 वाक्य में आपको लिखना है। जैसे 25-30 शब्दों में लिखिए, 25 से 30 शब्द, मतलब 3 से 4 वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, देखो, जुम्मन और उनकी पत्नी द्वारा खाला की खातिरदारी करने का क्या कारण था। जुम्मन और उसकी पत्नी जो खाला थी उसको खातिरदारी कर रही थी, मतलब उसको पूरा सेवा कर रही थी। क्यों कर रही थी बताइए, बताइए। जो जुम्मन है और उसकी पत्नी दोनों खाला को शुरुआत में खूब सेवा कर रही थी, खातिरदारी कर रही थी, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप लिखिएगा कि जुम्मन और उनकी पत्नी खाला को खातिरदारी इसलिए कर रहे थे कि खाला की जो संपत्ति है वो जुम्मन अपने नाम पे करवा सके। जब वो खातिरदारी अच्छे से इसलिए कर रहे थे कि खाला को विश्वास हो कि हाँ ये दोनों मेरी पूरे जीवन तक अच्छे से देखभाल करेंगे, और खाला फिर खुश हो जाए और खुश होकर अपनी जमीन जायदाद को उसके नाम से लिख दे, इसीलिए उसको खातिरदारी किया जा रहा था। हो गया, इसको ऐसे लिख लेना है। दूसरा प्रश्न, समझू साहू ने बैल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा करना अपराध है। पशुओं के संरक्षण को लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं, उन्हें पता कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऑफकोर्स जो बैल है उसको अच्छा से खाना पीना नहीं दिया गया, मारा गया, बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो इसके लिए भारत में एक नियम है जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी जीव जंतु हैं उसको अगर आप खाना नहीं देंगे, उसके साथ अगर मारपीट करेंगे, ठीक है, तो ये अपराध है, आपको जेल सजा भी हो सकती है। लेकिन भारत में ही एक नियम है कि जो जानवर है उसको कत्ल खानों में काटा जाता है। उसके लिए सरकार उसको लाइसेंस देती है कि हाँ आप जानवर को काट सकते हैं, मतलब जिसको काटने का अधिकार दिया वही काट सकता है, मार सकता है, और दूसरे कोई नहीं मार सकता। तो यह दोहरा नीति है हमारे देश में। इस पे बच्चों, आप लोग का वर्ग अच्छा के विद्यार्थी हो, इस पे विचार करना। एक तरफ हमारा कानून है कि जानवरों को आप नहीं मार सकते, जानवरों को जो है कष्ट नहीं दे सकते, और दूसरे तरफ हम उसको काटने के लिए अधिकार देते हैं। ये दोहरा चरित्र है अपने देश का, अपने संविधान का। इस पे हम सबों को विचार करना चाहिए, जो कि सही नहीं है। चलिए, तो तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में लिखिए। जो लास्ट में ये वाक्य आया था ना, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, जैसे इसको अपने शब्दों में आंसर देता कैसे लिखेंगे। चूंकि अलगू और जुम्मन दोनों घनिष्ठ मित्र थे, गाढ़ी मित्र थे, गाढ़ी मित्रता थी उन दोनों के बीच में जो पंचायत लगा और जो अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया, जिसके कारण दोनों के बीच में मित्रता बंद हो गई थी, है ना। मतलब मानो उसकी जो मित्रता थी वो मुरझा गई थी। लेकिन पुनः दोबारा जब पंचायत लगा, उसमें जुम्मन ने जब अपना फैसला सुनाया, तो दोनों मित्रों ने, अलगू और जुम्मन शेख ने यह आभास किया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यह फैसला ईश्वर का फैसला था, इसलिए चलो हम लोग पुनः अपनी मित्रता को हरा भरा करते हैं। बस यही अभिप्राय था। अब जो है बच्चों, भाषा कौशल की बात यहाँ पे किया गया है। हम लोग थोड़ा भाषा कौशल के बारे में भी समझते हैं। तत्सम और तद्भव, ठीक है, तत्सम और तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे कपाट, दुग्ध। तो तत्सम शब्द वैसे जो संस्कृत में जैसा है वही शब्द को हम हिंदी में इस्तेमाल करें तो उसको हम तत्सम बोलेंगे, मतलब जैसा था वैसा यूज कर दिए। संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। अब संस्कृत में कुछ और था, हिंदी में कुछ और हो गया, तो उसको तद्भव मतलब रूप बदल जाएगा और तत्सम में नहीं बदलेगा। जैसे कुआं, नाक आदि। निम्नलिखित तत्सम एवं तद्भव शब्दों की उचित रूप तालिका में लिखिए। अब इसको आपको आंसर करना है कि जैसे तत्सम है तो मुख,
निष्ठुर, अश्रु, ग्राम। ठीक, निम्नलिखित तत्सम एवं तद्भव शब्दों के उचित रूप तालिका में लिखिए। ठीक है, तो तत्सम किसको बोलेंगे? जिसका रूप, शब्द का जो रूप है वो नहीं बदला, और तब तद्भव जिसका रूप बदल गया। ठीक, अब इसको भरना है। मुख तत्सम है, मतलब मुख ही है, अब उसको बदल जाएगा तो तद्भव। तो मुख को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? तो मुंह बोलते हैं। निष्ठुर का मतलब बोलते हैं निठुर होना, मतलब कठोर होना, राइट। अश्रु, अश्रु मतलब होता है आंसू। ग्राम को गांव बोलते हैं। तद्भव, तद्भव है जिसमें बदल जाता है, जैसे घर है तो घर को हम और क्या बोलते हैं? घर को और क्या बोलते हैं? मौत को मृत्यु बोलते हैं, शाम को संध्या भी बोलते हैं, ऊंचा को उसको बोलते हैं, ऊंचा को बोलते हैं, एक शब्द आता है ऊंचा को, और हम क्या बोलते हैं दूसरा नाम, ये लिखना है। ठीक है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होती है? विराम का अर्थ है रुकना, विराम का मतलब होता है रुक जाना। भाषा में भावों का अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे पूर्ण विराम देखो ये हो गया, अल्प विराम ये हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला हो गया। मतलब ऐसे डंडा पार दिए तो पूर्ण विराम, थोड़ा सा ऐसे दे दिए तो अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए विराम हुआ। प्रश्नवाचक मतलब इस तरह से प्रश्न कोई पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है ये लगाओ, जो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। ठीक, तब यहाँ पे क्या होगा? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। पूर्ण विराम। खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से बेईमान ईमान की बात ना करोगे? प्रश्न पूछा था। उन्होंने पान, इलायची आदि का प्रबंध भी किया था। खुलवाओ, कौमा यहाँ होगा, राइट। अल्प विराम होगा। तो विराम 3 तरह के हुए, राइट। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम इस तरह से, अल्प विराम मतलब, पूर्ण विराम मतलब होता है कि पूरा सेंटेंस रुक गया, अल्प विराम मतलब हुआ थोड़ी देर के लिए रुका, और प्रश्न चिन्ह मतलब प्रश्न का जो चिन्ह है। अब निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। मौत से लड़का राना। ठीक है, अब उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ऐसा बोल सकते हैं, कल मैं जंगल में जा रहा था और मुझे शेर मिला और मैं वहाँ मौत से लड़कर घर वापस आया। ठीक है, सन्नाटे में आ जाना, सन्नाटे मतलब अचानक से। तो मुझे घर से कॉल आया कि मेरे दादाजी गुजर गए और मैं सन्नाटे में आ गया। रात दिन का होना, मतलब मेरी माँ बीमार है और वह रात दिन का रोना उसका होती रहती है। राह निकालना मतलब कोई तरीका निकालना। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कभी कोई समस्या होता है तो हम लोग उनसे बोलते हैं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग कोई ना कोई राह निकाल लेंगे, है ना। ऐसा चैन की बंसी बजाना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, एग्जाम हो गया अब एकदम मस्त आराम करेंगे, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं, हम लोगों का एग्जाम हो गया अब चैन की बंसी बजाना है, परीक्षा समाप्त हो गई अब चैन की बंसी बजाना है, राइट, समथिंग लाइक दैट। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। इस वाक्य को शीर्षक बनाकर मित्र को पत्र लिखिए। पंच न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन, इसको हेडिंग बना करके एक पत्र लिखो। ठीक है, तो तुम्हारा जो मित्र है उस पर एक उसके पास एक पत्र लिखो जिसमें मेंशन करो कि पंच न किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन, और इसको आपको डिटेल में बताना है कि इसका कहने का क्या मतलब है। इसके बाद है सृजनात्मक कौशल। अब निम्नलिखित में से अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य कीजिए। अब 3 काम है, 3 में से कोई एक काम आप कीजिए। पहला, मित्रता से संबंधित कोई प्रचलित गीत सुनिए और कक्षा में सुनाइए। दोस्ती के लिए कोई कहानी, कोई पोएम, कोई गीत है तो सुनाइए। तो ये गाना है ना, हे दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरी हार मेरी जीत तेरी जीत ऐ मेरे यार, है ना। एक गाना है, इसी तरह से और भी दोस्ती का गाना है। एक सुदामा वाला गाना है ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, ये भी है।
दूसरा, दूध का दूध और पानी का पीना शीर्षक पर कहानी लिखिए। आप एक कहानी लिखिए जिसमें सत्य का जीत हुआ हो, सत्य का निर्णय हुआ हो। सही है। ग्राम पंचायत पर एक परियोजना तैयार कीजिए। ग्राम पंचायत के बारे में आप लिखिए कि ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं। ठीक, इसके बारे में आप एक जो है परियोजना तैयार कीजिए। परियोजना करने का मतलब हुआ कि ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल में आप लिखिए। और व्यवसायिक कौशल मतलब बिजनेस वाला, गांव में प्रचलित न्याय व्यवस्था पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। अब जो गांव में जो प्रचलित न्याय व्यवस्था है उस पे जो है अब ये टीचर करवाएंगे इसको। पुस्तकालय में प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर लेकर नमक का दरोगा पूस की रात कहानी पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। नमक का दरोगा और पूस की रात, ये दो बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो इसको आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो और इसकी किताब लाइब्रेरी से आप ले करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। अब देखो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, नई बात याद करने वाला चीज, हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे नियम हैं, उसमें संशोधन होते रहता है। तो 13वें संविधान संशोधन अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु तो पहले उनकी सहमति लेनी होती है। इसकी अवधि 5 साल की होती है। मतलब यही बात पंचायत के बारे में बोला गया। जैसे मुखिया होता है ना, तो वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत जो है जो हम लोग गांव में रहते हैं तो उसके नज़दीक रहता है वो सारे लोग, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच सब गांव में ही रहता है ना, तो उन लोग को काफ़ी भूमिका होते हैं इसको। अब देखो बहुभाषिकता, आइए जाने संस्कृत में खेत को क्या बोलते हैं, धन संपत्ति को क्या बोलते हैं। तो देखो खेत को बोलते हैं क्षेत्रम, गुजराती में खेतर, उड़िया में खेत, डोगरी में खेतर, संताली में खेत, असमिया में खेती खेतिर, कोंकणी में सेत। उसी तरह से धन संपत्ति को संस्कृत में क्या बोलते हैं, धनम संपत्तिया, बोडो में दोहोन, तमिल में पनम, कन्नड़ में संपतु, तेलुगु में धन्मु, असमिया में संपत्ति, बांग्ला में धन संपत्ति। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों आज पूरा पंच परमेश्वर का जो प्रथम अध्याय था हमने पूर्ण किया। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत कर रहा हूँ। और इस पंच परमेश्वर जो पहली अध्याय हुआ उसके 3 वीडियो हुए, तो तीनों में पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा 1.5 घंटे की। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।